इंडिया के इस छोटे से रीजन में एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो यहाँ से निकलकर पूरे देश के बिजनेस को डोमिनेट करती है। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इमामी, द टाइम्स ग्रुप जैसे कई बिजनेसेस के ओनर्स इस छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी कम्युनिटी की, जो आते तो राजस्थान से हैं, लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए तो वो राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं उसका 6% यानी $228 बिलियन मारवाड़ियों के पास है। ये इतना पैसा है कि अगर ये आपके पास होता तो हम मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है रिलायंस रिटेल, उसे और HDFC बैंक जो कि वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट बैंक है, उन दोनों को खरीद लेते और उसके बावजूद आपके पास करोड़ों रुपए बच जाते। इंडिया के 26 बिलियनर्स मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 50 इंडियन स्टार्टअप्स में एटलीस्ट एक मारवाड़ी फाउंडर है ही है। तो सवाल ये है कि मारवाड़ी लोगों में ऐसी क्वालिटीज क्या है जो उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज है मारवाड़ीज में, जिसकी वजह से ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज है इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज। जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जरूर क्रिएट होती है, और वो है हल्दीराम्स। आज ये ब्रांड हर घर में पहुंच चुका है और मार्केट में उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों मिलाकर भी इसे मुकाबला नहीं दे पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 11 साल के एक बच्चे ने की थी, वो भी भुजिया बनाकर, और आज ये कंपनी 80,000 करोड़ की हो गई है। तो बात है 1919 की, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे और बीइंग अ मारवाड़ी उन्हें कहा गया था कि तुझे घर के बिजनेस में हाथ बटाना ही है। उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थे और सबकी भुजिया ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, ना ही क्वालिटी का डिफरेंस, ना इवन प्राइस का डिफरेंस। उस वक्त हल्दीराम जी को भुजिया बनाने का ऑब्सेशन हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से डिफरेंट हो। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से एक्सपेरिमेंट करते और नए टेस्ट और क्वालिटी ट्राई करते, और फाइनली उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिल गए और उनकी भुजिया इतनी फेमस हुई कि वो जब भी लाते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिक जाती थी। तो उन्होंने इस भुजिया को बनाने के लिए 3 टोटल चेंजेस करे। सबसे पहला था कि सारे लोग उस वक्त भुजिया बेसन से बनाते थे, लेकिन इन्होंने भुजिया मोद से बनाई, जिसकी वजह से भुजिया और ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी। लेकिन हल्दीराम जी को पता था कि ये इंग्रेडिएंट तो कॉपी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने सोचा ब्रांडिंग के बारे में। वो अपनी भुजिया को बाकी भुजियों से हाई क्वालिटी बताना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाकी 2 पॉइंट्स का सहारा लिया। पॉइंट नंबर 2 था कि उन्होंने इसको नाम दिया महाराजा डोंगर के नाम से, और इसे कहा डोंगर सेव, जिससे लोगों के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन जाए। ये कोई आम भुजिया नहीं है, ये तो महाराजा जी के नाम से है। अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने के लिए जो थर्ड स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई वो था इसका प्राइस, जहाँ पर उस वक्त हर आदमी 2 पैसे पर केजी के हिसाब से भुजिया बेचता था। इन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस 2.5 गुना कर दिया, यानी 5 पैसे पर केजी। उस वक्त जितने भी वहाँ पर कस्टमर थे उनके दिमाग में एक ही बात थी, यार भुजिया खानी है तो हाई क्वालिटी, यानी कि डोंगर से। इन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद इनके बिजनेस की ग्रोथ इतनी हुई कि उन्होंने कोलकाता और नागपुर में भी एक्सपैंड कर दिया और अपने बेटों को एक एक जगह की ओनरशिप दे दी, यानी एक को कोलकाता की और दूसरे को नागपुर की। इसके बाद भी इनकी फ्यूचर जर्नी आसान नहीं थी। इनके बेटे श्री कृष्ण अग्रवाल जी का नागपुर में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में भुजिया का उतना क्रेज नहीं था। इस चीज को देखते हुए कृष्ण अग्रवाल जी ने वहाँ की मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने 2 सबसे बड़े चेंजेस लाए। महाराष्ट्र में लोगों को ज्यादा स्नैक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने नए नए स्नैक वहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए। दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया, उन्होंने स्वीट मार्केट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि वही कॉमन लड्डू वगैरह स्वीट्स बिकती है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी प्रीमियम स्वीट, यानी काजू कतली। इसके साथ साथ वो अपने कस्टमर से बहुत ही स्वीटली बात करते थे। उन्हें चाय कॉफी पिलाने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही कस्टमर आने वाले कुछ सालों में इन्हें हजारों रुपए का बिजनेस देगा। इसके साथ साथ कृष्ण अग्रवाल जी चाय के साथ अपने कस्टमर्स को काजू कतली भी ऑफर करते थे, और एक बार उनके कस्टमर्स को काजू कतली पसंद आ जाती तो वो अपनी दुकानों के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स करते। नागपुर में काजू कतली बहुत फेमस हो गई, और सिर्फ नागपुर ही क्यों, पूरे इंडिया में इनकी स्वीट फेमस होगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हल्दीराम की जो स्वीट में मार्केट शेयर है वो 34% है, और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अब जो मारवाड़ी होते हैं, ये कोई एक जनरेशन बिजनेस नहीं होता, इनकी हर पीढ़ी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करती ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दीराम फैमिली के ग्रैंडसन मनोहर लाल अग्रवाल जी ने QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के आउटलेट्स पूरे कंट्री में एक्सपैंड किए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना खानदानी फॉर्मूला भी नहीं छोड़ा, यानी पैकेजिंग, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ वो पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी करते हैं, और हर बार मेजर लोकेशंस जैसे कि दिल्ली की चांदनी चौक जैसी जगहों में नए नए स्टोर्स खोलते। यानी वो 11 साल का लड़का जो भुजिया बनाता था, आज उसी कंपनी का रेवेन्यू 12,000 करोड़ का है, यानी सारे लोग मिलकर 12,000 करोड़ की भुजिया, काजू कतली और इनके बाकी प्रोडक्ट्स खाते हैं। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि इनोवेटिव बनो,
जैसे कि हल्दीराम जी ने बेसन की जगह से मोद से भुजिया बनाई, उसे महाराजा का नाम दिया और इवन उसे प्रीमियम दिखाने के लिए उसका प्राइस बाकी भुजिया के कंपैरेटिवली 2.5 गुना रखा। मारवाड़ीज की सेकंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी आती है डाइवर्सिफिकेशन। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बिहार से निकलकर मुंबई आए और स्क्रैप यानी कबाड़ी वाले का काम किया। आज उनकी नेट वर्थ 16,000 करोड़ रुपए है। उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है और उन्हें मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी की। बचपन में पढ़ाई में मन ना लगने के कारण 15 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर के बिजनेस में लग गए। ये हमेशा से ही एक ड्रीमर थे और इनका ड्रीम था कि खुद का कुछ करना है, खुद का बिजनेस करना है और इसीलिए ये मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने पर ना उनके पास पैसे थे और ना ही वहाँ पर किसी को ये जानते थे। ये जिनके साथ काम करते थे वो एक कबाड़ी वाला था और उसने कहा कि देख मेरे पास एक रूम है जिसमें 7 बेड लगे हैं, एक में आके तू भी सो सकता है। वहीं पर उन्होंने स्क्रैप डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो केबल कंपनी से कबाड़ लेते और उसे फैक्ट्रीज को बेच देते। स्क्रैप की डीलिंग करते करते 1976 में उन्हें शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी, जहाँ से वो स्क्रैप लिया करते थे, उसे खरीदने का मौका दिखा क्योंकि वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। उस वक्त उन्हें सोचा कि ये कंपनी तो मुझे खरीदनी है और उन्होंने 66 लाख का लोन लिया, जो कि आज की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10.2 करोड़ बनता है। अनिल अग्रवाल जी अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस कंपनी को खरीदने के लिए लोन लिया तो अगले 10 साल उनके सबसे टफ थे, जिसमें उन्हें बहुत से स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। 10 साल इस बिजनेस में काम करने के बाद 1986 में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खरीद लिया, जो कि आगे चल के वेदांता रिसोर्सेज बन गई। इन्होंने यहीं से कॉपर की स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। एग्जैक्टली इसी तरीके से 2001 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में इन्होंने मेजॉरिटी शेयर्स ले ली, जिससे इनका बिजनेस और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुके। 2007 में सेसागोआ नाम की आयरन ओर प्रोड्यूसर को भी इन्होंने एक्वायर किया और साथ ही में ऑयल एंड गैस कंपनी कैरन इंडिया को 2011 में एक्वायर किया। और इनकी एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर की माइन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जाम्बिया जैसी कंट्रीज में भी है। देखिए, बिहार से आया हुआ एक लड़का जो कबाड़ बेच रहा था, आज उसकी कंपनी की नेट वर्थ 83,000 करोड़ रुपीज है। और ये कंपनी है भी उस इंडस्ट्री में जहाँ पर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर छोटा सा भी बिजनेस खोलो तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पीछे पड़ी है इसको बंद करवाने के लिए। लेकिन फिर भी आज इसी इंडस्ट्री में अनिल अग्रवाल जी को मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट, इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि मारवाड़ीज कभी भी अपने एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि हमेशा एक्सपैंड करते रहते हैं, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि न्यू इनकम स्ट्रीम कैसे क्रिएट की जाए। मारवाड़ीज की तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स। इमेजिन कीजिए कि आज से 30 या 40 साल के बाद जब आप 60 या 65 साल के हो जाएंगे, तब आप क्या करने का सोच रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें से ज्यादातर लोग काम से रिटायर होकर आराम की जिंदगी काटना चाहते हैं। बट यहाँ पर जिस आदमी की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो इसके बिल्कुल ही अलग है। जिस एज में लोग रिटायर होते हैं, उस एज में इस इंसान ने बिजनेस करने का सोचा। बिजनेस में ये फेल भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। न सिर्फ इन्होंने अपनी कंपनी को बचाया, बल्कि उसे इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 92 की एज में ये इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनर भी बने और इनकी नेट वर्थ 23,000 करोड़ है। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मण दास मित्तल जी की, जो सोनालिका ट्रैक्टर्स के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद LIC में इनकी जॉब लग गई। LIC में काम करते करते इन्हें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, जिससे इन्होंने अपने सैलरी के पैसों को रेगुलरली इन्वेस्ट किया और यही पैसे उन्हें अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने के काम आए। 1995 में लक्ष्मण दास जी का बिजनेस शुरू हुआ। इसके पीछे का बिजनेस भी एक नोबल कॉज था। उनके फादर एक फार्म डीलर थे। My father was a food grain dealer and he used to advance money to the farmers for purchase of सीड एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि किसानों को उधार में फर्टिलाइजर, सीड ये सब दिया करते थे। और जब फसल काटने का समय आता तो किसान फसल बेचकर ये उधार वापस करते। बट उस टाइम पर फसल काटने में महीनों लग जाते थे, क्योंकि सारा काम हाथ से करना पड़ता था। और क्योंकि फसल काटने में ज्यादा टाइम लगता था तो बारिश या तूफान के कारण कई बार किसानों की फसल बर्बाद भी हो जाती थी। उस वक्त उन्होंने फार्मर को सफर करते हुए देखा। तभी से उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सके और उसके काम को आसान किया जा सके। अपनी बची कुछ सेविंग के साथ वो अपने फ्रेंड के पास चले गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। वहाँ उन्हें रिसेंटली इंपोर्टेड जापानीज थ्रेशर मिले। उन्होंने उस जापानीज थ्रेशर के 50 ऑर्डर दे दिए और उसे खरीद के किसानों को दे दिया टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये मशीन फेल हो गई, क्योंकि ये मशीन सिर्फ राइस क्रॉप के लिए बनी थी। उनके सारे पैसे इस इन्वेस्टमेंट में डूब गए और वो बैंकक्रप्ट हो गए। इमेजिन कीजिए कि 60 साल की एज में आपके बच्चे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपके बैंक में पैसे जीरो हो जाते हैं। सोचकर भी डर लगता है।
लेकिन इन सब के बाद भी लक्ष्मण दास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डीलर से वीट क्रॉप के अकॉर्डिंग थ्रेशर्स में चेंजेस करवाए और फिर से थ्रेशर्स को मार्केट में लाए और फाइनली ये थ्रेशर सक्सेसफुल साबित हो गए। इसके बाद लगातार उनकी कंपनी ग्रोथ करती रही और फार्मर्स को इनके इक्विपमेंट इतने पसंद आए कि सभी ने ट्रैक्टर्स की डिमांड करी, जिसकी वजह से सोनालिका ट्रैक्टर्स की शुरुआत हुई और आज यही इनका मेन बिजनेस बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, आज ये ट्रैक्टर्स के मार्केट में लीडर बन चुके हैं। इनकी कंपनी ने ईयर 2021 में 1.5 लाख ट्रैक्टर सेल करे और 41% की ग्रोथ करी और ये अपना प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 74 और कंट्रीज में भी बेचते हैं। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि हमारे लिए कुछ भी बैरियर नहीं है जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। पूरी जिंदगी LIC में काम करने के बाद लक्ष्मण दास जी ने 60 की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया और फाइनली 92 की एज में बिलियनर बने। और जबकि 92 की एज में मैक्सिमम बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। मारवाड़ीज की चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी आती है हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। आप सबको ये एड जरूर याद होगी जो हम सब टीवी में, सीरियल्स में या मूवीज में देखा करते थे। ये स्टोरी है हरि मोहन बंगूर जी की। इनका सीमेंट का बिजनेस था जो कि साल 2002 में बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में था। ये इतना खराब हो चुका था कि इनकी अपनी कंपनी बेचने की नौबत आ गई थी। उसके अलावा जो उन्होंने लोन लिया था उस पर 19% का ब्याज था, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए तो उन्होंने सिर्फ ब्याज में यानी इंटरेस्ट में देने थे। जब इनकी कंडीशंस बहुत खराब होगी तो उन्होंने एक फ्रांस की बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है VICAT के नाम से, उसको इन्होंने 50-50 डील पर बेचने का डिसीजन लिया। फ्रांस की एक कंपनी श्री सीमेंट को 800 करोड़ की वैल्यूएशन देने पर रेडी हो गई। इस डील से मोहन जी की कंपनी अपने लॉसेज चुका सकती थी और फ्रांस की एक कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बना सकती थी। डील के दोनों पार्टीज रेडी थे और नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे पेपर साइन होने ही वाले थे। पर हरि मोहन जी को ये बात पता थी कि बिजनेस में 50-50 जैसा कुछ नहीं होता। वो अपने पिताजी, जो कि श्री सीमेंट के फाउंडर भी थे, बेनू गोपाल बंगूर जी के पास गए और अपने पिताजी से कहा कि एक लास्ट चांस मुझे दीजिए, मैं इस कंपनी की दिशा बदल सकता हूँ। इतनी डिफिकल्टी सिचुएशन में अगर हम होते तो हम सोचते क्या यार, इस कंपनी को बेचो और सेफ्टी में आओ, लेकिन नहीं, एक मारवाड़ी कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता और यही हरि मोहन जी ने किया। कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और डील कैंसिल कर दी। अब हरि मोहन जी ने डील तो कैंसिल कर दी, लेकिन प्लान क्या था आगे का वो उन्हें भी नहीं पता था। यहीं पर मारवाड़ियों की चैलेंजेस को ब्रेवली फेस करने की क्वालिटी नजर आती है। हरि मोहन जी ने सबसे पहले कंपनी में जो कॉस्ट थी उसको कम करा और एफिशिएंसी को बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज लाई। कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने देखा उसी साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जमुनानगर वाली रिफाइनरी स्टार्ट करी थी और वहाँ पर पेट्रोलियम कोक रिफाइन होता था। तो जिन्हें नहीं पता, पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसे कोक कहते हैं, जो कि कोयले से 40% सस्ता होता है। अगर वो कोक अपनी फैक्ट्रीज में यूज करें तो उनकी फैक्ट्रीज में सीमेंट बनने की कॉस्ट को कम किया जा सकता था। लेकिन इंडिया में किसी को नहीं पता था कि इसे यूज कैसे किया जाए। इस टेक्निक को यूरोप में पॉपुलरली यूज किया जाता था, इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम को यूरोप भेजा ताकि वो ट्रेन होकर सेम मेथड अपनी फैक्ट्रीज में भी अप्लाई कर सके। साथ ही में साल 2003 में वल्लभ भंसाली जी, जो कि एक एंजल इन्वेस्टर है, उन्होंने कंपनी की फैक्ट्री विजिट की और वहाँ पर जब उन्होंने एम्प्लॉय से बात करी तो उन्हें पता चल गया था कि एक फैक्ट्री वर्कर से लेकर कंपनी के चेयरमैन को सबको पता है कि कंपनी की विजन क्या है, जिससे उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर ट्रस्ट होने लगा। फिर उन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कंपनी में कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लग गई। धीरे धीरे जब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो इनकी कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी थी, यानी 2003-2004 के एंड तक इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई। 10 सालों में इनकी इतनी ग्रोथ हुई कि प्रॉफिट 6 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच गए। सिर्फ इतना नहीं, फ्रांस की वो आपको कंपनी याद है विकेट, जो इन्हें एक्वायर करने वाली थी, उन्हें आंध्रा की कंपनी के साथ मिलकर मर्ज करना पड़ा और आज ये दोनों मिलकर 25 लाख टन सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर श्री सीमेंट 1 करोड़ 35 लाख टन प्रोड्यूस करता है। कुछ सालों पहले जो कंपनी इन्हें खरीदना चाहती थी, आज ये उन कंपनी को खरीदने की ताकत रखते हैं। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि मारवाड़ीज की तरह सक्सेसफुल होने के लिए हमें भी अपनी लाइफ में टफ सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा, उसके बावजूद रिस्क लेने पड़ेंगे और साथ ही में अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजीज और एक्शन में बिलीफ है तो हम भी अपनी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हैं, जैसे कि हरि मोहन बंगूर जी ने अपनी कंपनी के साथ किया। मारवाड़ीज की 5th सबसे बड़ी क्वालिटी आती है अडेप्टिव एंड अपॉर्चुनिटी सीकर। इमेजिन कीजिए किसी की 20 एज में उनके फादर की डेथ हो जाए, फिर हमारा बड़ा भाई हमारी फैमिली से अलग हो जाए, वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ। हमारी फैक्ट्री पे वर्कर स्ट्राइक कर दे और 1 साल तक फैक्ट्री बंद हो जाए, फिर हमारे दूसरे भाई की डेथ हो जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि यार अब जीने का मन नहीं है। लेकिन एक मारवाड़ी कभी भी हार नहीं मानता, जो कि सेम चीज अजय पीरामल जी ने करी। सिर्फ 22 की एज में इन्होंने अपनी फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर करने का सोचा और उन्हें इस बिजनेस में भी 2 ही साल हुए थे। 1979 में उनके फादर की डेथ हो गई और साथ ही सिचुएशन और भी खराब हो गई जब उनके बड़े भाई
दिलीप फैमिली बिजनेस से अलग हो गए और जो प्लास्टिक वाला जो अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर रहा था उसको ले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 16 दिन के बाद इनके टेक्सटाइल मिल्स को बंद करवा दिया गया स्ट्राइक्स के कारण, और 1 साल तक ये फैक्ट्री बंद रही। इसके बाद बुरा तो तब हुआ जब कुछ सालों के बाद बड़े भाई अशोक जी की भी डेथ हो गई और उनकी वाइफ और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई। 1984 में सिर्फ 29 की एज में इन्हें एज अ चेयरमैन अपनी कंपनी की लीडरशिप ली। उस वक्त उन्हें ना ही इंडस्ट्री की नॉलेज थी ना ही कोई ज्यादा एक्सपीरियंस, साथ ही में उनकी पर्सनल लाइफ में इतने सारे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए थे। उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़कर दूसरे इंडस्ट्रीज में बिजनेस करना स्टार्ट किया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगातार चेंज हो रही थी, जिससे रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी कि बिजनेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। इसके साथ ही हर इंसान सेमी क्वालिटी के कपड़े बेच रहा था, कंपनी सिर्फ प्राइस के बेसिस पर प्ले कर रही थी। तभी उन्हें अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो इंडिया छोड़ रही है। इस कंपनी का नाम था निकोलस लेबोरेटरीज और इसे हम खरीद सकते हैं। वो सीधा कंपनी के ओनर माइक बाकर के पास गए और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस से कन्विंस कर लिया कि वो इस कंपनी को न्यू हाइट्स पर ले जा सकते हैं। उस वक्त इस कंपनी की टोटल वैल्यू 5 से 6 करोड़ थी और ये डील ज्यादा रिस्की भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने कई छोटे छोटे फार्मा कंपनीज को एक्वायर किया और आज पीरामल ग्रुप इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फार्मा कंपनीज में से एक है। अब इस कंपनी की टोटल वैल्यू 14,000 करोड़ है। देखिए, अगर आप मारवाड़ीज की तरह बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो गीगल एप्लीकेशन में आप सारी बिजनेसेस बुक सुन सकते हैं। इवन वॉरेन बफेट की सबसे पहली सबसे फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000। इसके अलावा गीगल एप्लीकेशन में 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिसमें हम हर हफ्ते एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आप मारवाड़ीज की तरह अपने दोस्तों से पीछे नहीं रहना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो इस वीडियो में हमने मारवाड़ीज की टोटल 5 स्ट्रैटेजीज देखी। पहली थी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। इसमें हमने हल्दीराम की स्टोरी से ये जाना कि कैसे उन्होंने मूंछ से भुजिया बनाई और बाकी भुजिया बेचने वालों से बेटर पैकेजिंग करी, उसे अच्छा नाम दिया और उसका प्रीमियम प्राइस भी रखा। हमारी सेकंड लर्निंग थी डाइवर्सिफिकेशन। इसमें हमने अनिल अग्रवाल जी की स्टोरी से ये जाना कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक मेटल्स में अपने बिजनेस डाइवर्सिफाई किए और आज इसीलिए उन्हें मेटल किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। मारवाड़ीज की थर्ड क्वालिटी थी ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स। एक मारवाड़ी बिजनेस में कभी भी हार नहीं मानता। लक्ष्मण दास जी ने LIC एजेंट से शुरुआत करी और 60 की एज में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। बैंकक्रप्ट होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इंडिया के ओल्डेस्ट बिजनेसमैन बने। फोर्थ क्वालिटी है हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। जिस तरीके से हरिमोहन बंगूर जी ने अपने डूबते हुए सीमेंट के बिजनेस को ना बेचने का रिस्क लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे प्रॉफिटेबल बनाया, उस तरीके से हम भी किसी भी बुरी सिचुएशन को फ्लिप कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी अडेप्टिव एंड अपॉर्चुनिटी सीकर। इसमें हमने अजय पिरामल जी की स्टोरी देखी कि जैसे ही उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं सोचा और फिर वो फार्मा कंपनी में शिफ्ट हो गए। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।